एजेंट है वो टबैको है। और इंडिया का तो इतना है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 70% जो कैंसर है इंडिया का वो तंबाकू की वजह से। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण रह गया हमारे जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, तो ये एक कारण बनते जा रहे हैं। तो इससे बचाव का बस यही तरीका है कि आदमी रेगुलर चेकअप्स जो है वो करवाता रहे। और अगर उसके परिवार में या हेरिडिटरी है कुछ भी ऐसा लगता है उसको, तो वो उसके प्रति जागरूक रहे। और अब सरकार के इतने सारे प्रोग्राम हैं तो उनका फ़ायदा उठाए। जैसे कि अभी कीमोथेरेपी की बात कर रहे थे, तो ये इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और कौन सी स्टेज में जो है हम इसको टाइमली क्योर कर सकते हैं? कीमोथेरेपी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। जैसे कीमोथेरेपी एक पार्ट है कैंसर की। जैसे ट्रीटमेंट होनी है तो या तो उसकी सर्जरी होगी, तो सर्जरी कैसे करनी है, पहले कीमोथेरेपी देनी है कि बाद में कीमोथेरेपी देनी है। जो फिर रेडिएशन है जैसे जिसको बोलते हैं बिजली लगा दी, तो ये पार्ट है। तो जैसे सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी ये एक ट्रीटमेंट, 3 तरह का ट्रीटमेंट है। तो कीमोथेरेपी कितनी लगनी है वो डिपेंड करता है कि कितना उस समय वो है, कितनी हमने उसके साइकिल देने, वो डिपेंड करता है। तो वो तो उस हिसाब से वो चलता है। जी। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा था आपसे रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन। जो आम तौर पे जो जनता में ये रहता है कि हमारा खून कम है तो हम डोनेट नहीं कर सकते, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट वैसे तो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया रहता है कि किस तरह के लोग जो है वो कर सकते हैं, किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि एटलीस्ट हमीरपुर ज़िला में तो मेरे को नहीं लगता कि अब लोगों के अंदर वहम रहा हो ब्लड डोनेशन के बारे में। और अगर आपको फ्री में, जैसे मैं अभी बात कर रहा था पहले, आप बात कर रहे थे भी कैंसर का पता करना, ये अगर फ्री में किसी ने चेकअप कराना है तो उसको चाहिए कि वो ब्लड डोनेट करे। ब्लड डोनेट करने के आपको बड़े सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपका जब ब्लड लिया जाता है तो हम उस पर कम से कम 12-13 टेस्ट हम उस पर करते हैं। हर चीज़ हम उस पर चेक करते हैं कि मलेरिया का तो नहीं है, टाइफाइड का तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी के लिए चेक कर रहे हैं, HIV के लिए हम उसको चेक कर रहे हैं। हम उसके इतने सारे टेस्ट करते हैं तो फ्री में टेस्ट हो रहे हैं। आपका अगर ठीक होगा तो आपको ब्लड बैंक से कॉल नहीं आएगी। अगर कुछ भी लगेगा तो आपको ब्लड बैंक से बताया जाएगा। इससे बढ़िया और क्या, इससे बड़ा फ़ायदा और क्या चाहिए कि आप एक तो आप दान कर रहे हैं, ऊपर से आपकी सेहत के बारे में आपको बताया भी जा रहा है कि ये जानकारी मिल रही है कि ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है या है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमें पता लग रहा है। और रही बात के और क्या, तो ऐसा है कि 100 जैसे हमारे मान लीजिए रेड ब्लड सेल हैं, तो 120 कर दिन इनकी जो है वो लाइफ होती है। तो ये RBCs हैं, ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगा 120 दिन के बाद, उसकी लाइफ वैसे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप उसको दे देंगे तो नए बनेंगे, एक नई एनर्जी के साथ आदमी जो है, नया जो यंग RBC होगी वो ज़्यादा बढ़िया ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगी, ज़्यादा बढ़िया उसकी हीमोग्लोबिन लेवल होगा, बढ़िया उसका ऑक्सीजन लेवल होगा, एक स्फूर्ति आएगी। वो ये बात के ब्लड देने के बाद कोई कमजोरी हो जाती है, ये कुछ नहीं है। आप 2-4 जूस के गिलास पियोगे उतना आपका कवर हो जाता है, और ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। 2 तरह के फ़ायदे हो गए, एक आप के लिए, एक हेल्थ के लिए फ़ायदा हो गया, दूसरी आपकी चेकअप भी आपका फ्री में हो गया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस शो के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो इस समय महामारी का समय चल रहा है, तो हमने अभी दूसरी जो लहर थी कोविड की वो पूरे देश में आपने देखी, और हमने बहुत सारे अपने जानने वालों को खोया। तो मेरी लोगों से बस यही अपील है कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस यहीं पे है, वो कहीं नहीं गया। जो लापरवाही हमने फर्स्ट वेव के बाद करी वो हम अब दूसरी वेव के बाद ना करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब किसी में भी इतना सामर्थ्य है कि वो
अब तीसरी वेव अगर आती है तो उसके नुकसान को सहने की ताकत या लॉकडाउन की एक लंबी अवधि तक जो लगा रह रहा है उसके वो सहने की ताकत अब एक आम जनता में नहीं है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि वो अभी भी जब भी घर की दहलीज से बाहर निकलते हैं तो मास्क जो है वो अच्छे से लगाएं, मास्क नाक के ऊपर से लगाएं और जब घर वापस आएं तभी वो मास्क उतारें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़रूरी है कि हम मास्क का सही इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे हम नहीं जाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव जो है सितंबर अक्टूबर में आ सकती है और अभी आपने देखा कि डेल्टा वेरिएंट जो इंडियन है वो उसमें वैक्सीन भी उतना अच्छा असर नहीं कर रही है। तो इसलिए कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना वायरस यही है, अगर उसको हराना है तो हमें सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मास्क जो है वो नाक के ऊपर लगाएं, फॉर्मेलिटी के लिए ना लगाएं। ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में कीमती समय देने के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो पावर्ड बाय IQ विंग एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड हमीरपुर, ओनली ऑन जागो हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं डट के। सरकार में आया कि हम ऐसे करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तो उन्होंने कोशिश करी और हम लोगों को जो है वो 3-3 महीने की ट्रेनिंग कराई टाटा मेमोरियल में, बॉम्बे एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में। तो उसमें हमने करी और ये फेलोशिप करी और हमने यहाँ पे कैंसर जो हमीरपुर में हमने कीमोथेरेपी 1 साल में 450 के करीब हमने कीमोथेरेपी करी। मतलब हमने कोशिश करी कि इतने लोगों को हम 1 साल के भीतर जो है वो हेल्प कर पाए। फिर मैं खुद उसके बाद हम हायर स्टडी के लिए चले गए। इसी दौरान हमने पैलिएटिव केयर की बात हमने करी तो उसमें भी हमने फेलोशिप करी और वो जो इंडिया का रिनाउंड सबसे जो पैलियम इंडिया इंस्टीट्यूट है केरला में, उससे हमने पैलिएटिव केयर की फेलोशिप करी। और पैलिएटिव केयर वो केयर है जो टर्मिनली इल पेशेंट या ऐसे पेशेंट जो बेड रिडन है उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं, ये भी बिल्कुल जिसमें सीवियर आपने देखा कि पैरालिसिस हो जा रहा है और फिर उनकी एक साइड नहीं चल रही, फिर वो उठ नहीं पा रहे, तो कैसे उनको पैलिएटिव केयर देनी है। कि पैलिएटिव केयर का मतलब कि कैसे हम उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इस पैलिएटिव केयर का मेन एम रहता है कि हम कैसे उनको प्रोवाइड कर पाएंगे। कौन सी ट्रीटमेंट, कब उनको कौन सी दवाई देनी है ताकि वो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है थोड़ी बेटर हो जाए। जैसे कैंसर पेशेंट हैं या जैसे आपने बात करी पैरालिटिक पेशेंट्स हैं या एक्सीडेंट के बाद आपको बड़े सारे दिखेंगे जो बेड रिडन यंग लोग हैं, तो उनको दर्द हो रही है, उनको डिप्रेशन हो रही है, उनको बड़ी सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही। तो उन सब चीज़ों के बारे में उनको कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उनको देना और कैसे उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, ये पैलिएटिव केयर। जी, जैसे कि पैलिएटिव केयर में बताया था जैसे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं तो मोस्टली बेड रिडन जो होते हैं इनके बेड सोर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए क्या आप बिल्कुल ये उसी में इसी का पार्ट है कि कैसे उसकी हमने केयर करनी है। नर्सिंग केयर कैसे हमने नर्स को बताना है कि कैसे जो है अब तो चलो बड़े सारे जैसे वो मैट्रेसेस भी हैं जैसे बड़ी सारी, तो कैसे वो आप केयर कैसे करनी है, कैसे वो अपनी दिनचर्या है, स्टूल पास करना है, तो बड़ी सारी चीज़ें जो दिनचर्या की कैसे, तो उसकी केयर है वो इसी में आती है और इसी के अंडर आती है। और ये हम हर जगह पे जो है डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होनी चाहिए। ये उस समय जो था वो गवर्नमेंट का एक एम था कि हम हर जगह लोगों को ये चीज़ उपलब्ध कराएं। जी, थोड़ा सा कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर की कितने टाइप्स का होता है, किस स्टेज पे हमें ये डायग्नोज, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज तक पेशेंट पहुंच जाता है तब वो अवेयर होता है कि अब हम कैंसर पेशेंट हैं, तो कैसे हम इसको
इम्प्रूव कर सकते हैं या पहले ही हम इसको डायग्नोज